अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 25 अप्रैल 2026 हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है। 2 से 3 इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहले तो रात गए हुकूमत ने 26 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया है, यानी कि दोनों की कीमतों में 26-26 रुपये का इजाफ़ा हुआ है। अब शहबाज राना साहब, जो कि आप जानते हैं कि बड़ा मारूफ नाम है इकानमी की दुनिया में और बड़े क्रेडिबल ख़बरें वो देते हैं, उन्होंने ये कहा है कि गुज़श्ता 9 महीनों में इस हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 1200 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाला है। 9 महीनों में 1200 अरब, ये बहुत बड़ी फिगर है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 लीटर जो पेट्रोल होता है उसके ऊपर 135 के करीब जो है हुकूमत टैक्स वसूल कर रही है, जिसमें से 107 रुपए जो है पेट्रोलियम लेवी की मद में है। अब ये जो पेट्रोलियम लेवी आप लगाते हैं, इसका बैनुल अक़वामी मार्केट, बैनुल अक़वामी कीमतों के साथ जो है कोई ताल्लुक नहीं होता। ये खालिसतन आप खुद अपना टैक्स लगा रहे होते हैं। अब एक तरफ तो ये खबर है, तो इस क्राइसिस में ये हुकूमत जो है हमारी, ये इस इंतज़ार में होती है कि किस ना किसी तरह जो है आवाम की जेबों से पैसा निकाला जाए। एक तरफ तो ख़बर ये है, दूसरी तरफ आप देख लें कि तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इन दोनों की तरफ से कोई मज़ाहमत, कोई रेजिस्टेंस जो है हुकूमती इक़दामात के लिए नज़र नहीं आती। इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये निज़ाम बड़ा मजबूत है। ये निज़ाम तो इतना कमज़ोर है कि पतंगों के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर से भी ये खौफज़दा होता है। जेल के अंदर से इमरान खान साहब की एक तस्वीर बाहर नहीं आने दी जाती, और कैदी नंबर 804 ये नारा लगाने से भी ये निज़ाम खौफज़दा है। ये मतलब नहीं है कि निज़ाम इस कदर मजबूत है, बल्कि मतलब ये है कि पोजीशन बिल्कुल निकम्मी और नाकारा है। तहरीक इंसाफ की क़यादत, उस हवाले से तो मैं तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियोस गुज़श्ता 2 महीनों में कर चुका हूँगा कि उनसे कोई आप एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बड़े फ़ैसले हैं, बड़े फ़ैसले, यानी कि आपने अगर मुज़ाकरात भी करने हैं, एहतजाजी तहरीक चलाने का आगाज़ करना है, इसका इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया था। और महमूद खान अचकज़ई जो है, अब सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान साहब ने उनको इख्तियार दिया था, बल्कि एक अपोजिशन लीडर भी हैं। तो अगर आप अपोजिशन लीडर हैं तो आपका तो अवाम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आप तो कहीं भी अवामी मसाइल पे नज़र नहीं आ रहे। अपोजिशन लीडर का फिर मानी क्या हो जाता है? आपने ये ओहदा रखा किस लिए है, किस मकसद के लिए रखा है? आप इस ओहदे से क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, अभी इमरान खान साहब तो जेल में हैं, अगर वो अपोजिशन में होते तो आपको लग पता जाता। लेकिन उसके बाद जो एक बड़े कद काट वाला अगर कोई सियासतदान है बाहर अपोजिशन में, तो वो डेफिनेटली महमूद खान अचकज़ई है, एक मैच्योर सियासतदान है। और अगर आपका ये मौक़िफ़ है कि आपके पस पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं और आपने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद नहीं करनी, तो ना करें। उस हवाले से जो मुज़ाकरात आपके पस पर्दा चल रहे हैं, वो कल मैं तफसीलन बता चुका हूँ कि उसका इम्पेक्ट कोई नज़र नहीं आ रहा, वो तो फिर दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन चलें, इस्टेब्लिशमेंट आपको ये तो नहीं कहती कि आप हुकूमत के ऊपर ज़बानी तौर पर ही तनकीद भी ना करें। अगर उनके गलत इक़दामात आपको लगते हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करें, आपको एक ट्वीट भी ना करें, आप जो ना यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एक जो है वीडियो भी रिकॉर्ड ना करें। ये तो आपको कभी भी नहीं कहेगी कि हुकूमत के ऊपर वो आपसे कहा जाता है कि आप हल्की फुल्की तनकीद किया करें, लेकिन आपकी तो वो तनकीद तक भी नज़र नहीं आती। तो यही वजह है कि आवाम आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। यही वजह है, और कोई वजह नहीं है कि आपका डिसकनेक्ट है मुकम्मल तौर पे अवामी इशूज़ से। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो बिलीव मी कि बैनुल अक़वामी मीडिया ये ख़बरें शाया करता था कि अपोजिशन अगर हो तो ऐसी हो कि हुकूमत को सर उठाने ना दे। यही अपोजिशन का काम होता है। इट डजेंट मीन कि आप बाहर आ जाएं, तोड़ फोड़ करें, नहीं, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं होता कि पुरअमन तरीके से अगर आप एहतजाज नहीं भी करते तो आप एक प्रेशर बिल्टअप कर सकते हैं ना। बरी इमाम में जो कुछ हुआ, 50-50, 60-60 सालों से वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, उनके घर मिस्मार किए गए,
آپ ان کے پاس جا کر اظہار یکجہتی تو کر سکتے تھے نا. آپ نے تو یہ نہیں کرنا تھا کہ حکومت کو دوبارہ آپ مجبور کر دیتے کہ دوبارہ ان کے گھر بنا دیں, لیکن آپ کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو نظر آتی, عوام کے ساتھ آپ کا کنیکٹ تو نظر آتا. لیکن یہاں پہ تو چاہے سولر پینل پہ ٹیکس لگانے کی بات ہو, چاہے جہاز خریدنے کی بات ہو, چاہے پیٹرولیم مصنوعات بڑھانے کی بات ہو, چاہے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کرنے کی بات ہو, چاہے مطلب ٹیکسز کی برمار کرنے کی بات ہو, کچھ بھی یہ حکومت کرے, یہاں پہ مکمل طور پہ ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے. اور میں بار بار اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی قیادت سے تو آپ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, اور دوسرا یہ کہ اہم ذمہ داریاں آپ کو عمران خان صاحب نے دی تھی. تو یہ تو خبر ہو گئی. اب ایک اور خبر سنتے جائیں کہ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے تو بات کرنا ضروری ہے کہ رات گئے عباس عراقچی صاحب جو فارن منسٹر ہیں ایران کے, وہ پاکستان تشریف لے آئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے آگاہ بھی کر دیا ہے کہ میں نے ان کو ریسیو بھی کر دیا ہے اور تصاویر بھی ساتھ جاری کی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ امریکہ کی دوڑیں لگ گئی ہیں رات گئے, امریکہ کی رات گئے دوڑیں لگ گئی, کیونکہ امریکہ کی جو پریس سیکٹری ہے باقاعدہ انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا, ٹی وی چینلز پہ آ کے اناؤنس کر دیا کہ سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جو ہے وہ بھی کل پاکستان روانہ ہوں گے. یعنی اب اگر آج صبح روانہ ہوتے ہیں تو امریکہ میں مغرب کا ٹائم ہوگا, تو دیٹ مینس کہ امریکی وقت کے مطابق کل صبح جو ہے پھر وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایک مختصر وقت کے ساتھ ٹھیک ہے کہ عباس عراقچی صاحب آئے ہیں, لیکن امریکہ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ آفیشلی اناؤنس کرنا کہ سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر یہاں پہ آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈاٹس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. عباس عراقچی صاحب نے کل ٹویٹ کیا کہ یہ بائی لیٹرل دورہ ہے میرا, اس کے بعد میں نے جو ہے مسقط جانا ہے, پھر ماسکو جانا ہے یعنی کہ رشیا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ جو انگیجمنٹس ہو رہی ہیں, یہ جو کرنٹ کنفلکٹ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, ایک ریجنل کنفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے, تو اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں. اب رشیا کے ساتھ بھی کوئی بات ہوئی ہوگی, کیونکہ رشیا جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے ایران کا. اور پھر یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ کل جو ہے رات کو پاکستان نے بھی وزیر, یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے بھی وزیر خارجہ جو ہیں سرگئی لاروف روس کے, ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ایران امریکہ تنازع پہ بات کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیلکولیٹڈ انداز سے آگے بڑھا جا رہا ہے, رابطے ہو رہے تھے. اس لیے اسلام آباد کا لاک ڈاؤن تھا, اس پہ بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کئی لاکھوں لوگ جو ہے اس سے بے روزگار ہو گئے ہیں, ریڈی والے غریب ڈیلی ویجز وغیرہ ان کو بہت نقصان ہوا ہے, اور یقیناً ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سیکیورٹی میئرز اٹھانا یہ ضروری ہوتا ہے, لیکن جس انداز میں کیا گیا ہے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو اب ملیحہ لودھی صاحبہ جو کہ بڑا نام ہے ڈپلومیسی کی دنیا میں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے ایران نے اپنی تجاویز لانی تھی, اس لیے ایرانی وفد جو آج سے کچھ دن پہلے وہ پاکستان نہیں آیا اور امریکی وفد یہاں پہ موجود تھا, تو ایران نے یہی کہا تھا کہ ہم کچھ تجاویز لائیں گے. اب وہ کچھ تجاویز یہاں پہ اسلام آباد میں پاکستانی حکام کے ساتھ شیئر کریں گے. سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ ان کی فیس ٹو فیس ملاقات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایرانی تجاویز کو سنیں گے کہ یہ کون سی تجاویز لائے ہیں, اور وہاں پہ تھوڑی بہت پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی, پھر وہ تجاویز لے کر دوبارہ امریکہ جائیں گے. اور اس میں اب اور بھی جو ہے جو رشیا وغیرہ ان کا بھی کردار ہوگا, اور بیک گراؤنڈ میں ان کا کردار ڈیفینیٹلی موجود ہے, ابھی بھی موجود ہے. تو اب یہ چیزیں کیلکولیٹڈ انداز سے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور امریکہ کی جو پریس سیکٹری ہے انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جناب جو جے ڈی وینس ہے وہ آن ہولڈ ہیں, یعنی کہ وہ تیار ہوں گے کسی بھی وقت اگر عباس عراقچی اور ان کے وفد کی سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات ہوتی ہے. ظاہر ہے ایرانی تجاویز پہ اگر بات چیت آگے بڑھے گی تو اس وقت پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ جے ڈی وینس نے آنا ہے, ان مذاکراتی عمل میں شریک ہونا ہے یا نہیں ہونا, اور اگر نہیں بھی ہونا تو یا مذاکرات جس سٹیج پہ پہنچیں گے اس کے بعد
वो तजावीज़ के साथ वापस चले जाएंगे। तो अब अब्बास इराक़ची का और इस्माइल बकाई जो तर्जुमान है वजारत ख़ारजा के, उनकी तरफ से ये कहना, रात के उनकी तरफ से भी ट्वीट आया है कि कोई अमरीकी वफ़द के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात होंगे, ये स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर के साथ जो ज़राए बता रहे हैं वो मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ज़ाहिर है इस अमल को खुफिया रखने के लिए या फेस सेविंग के लिए वो फिर अपनी आवाम को दिखाना होता है। यही कहा गया कि ये बायलैटरल विजिट है और अमरीकी वफ़द के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि इनके पहुंचते ही जो है फ़ौरन वो दोनों मेंबरान जो है अमेरिका वो रवाना कर दे। ऐसा हो नहीं सकता, बैकग्राउंड में बहुत सारी एंगेजमेंट्स होती हैं और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जुमे के दिन तक जो है ईरानी वफ़द के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। और अमेरिका ने यह भी इशारा दिया है कि वो अपना हरमज़ में जो है कुछ नरमी करेगा, यानी कि ज़ाहिरन वो नाकाबंदी जारी रखे लेकिन कुछ जहाज़ों को वो गुजरने की इजाज़त भी दे सकते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मेल्ट डाउन हो रही हैं। लेट अस सी कि आज कल अगर मुज़ाकरात होते हैं इन वफूद के, तो उससे फिर मज़ीद क्या जेडी इवेंट्स भी आते हैं, नहीं आते, या ये वफ़द जो है ईरानी ये डायरेक्ट मस्कत और मास्को की तरफ चला जाता है और ये भी मुज़ाकराती अमल का एक हिस्सा है। तो ये बात तो ठीक है कि रात गए अमरीकियों की दौड़ें लग गई, तो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए इस किस्म के थंबनेल और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, लेकिन बैकग्राउंड में चीज़ें अच्छी जा रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दूसरे राउंड के लिए जो ह्यूज लेवल पे होगा, बड़े लेवल पे होगा, उसके लिए अब रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात एक फैक्ट है कि हमारे हुक्मरानों ने हमेशा क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है और इन हालात में वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं वो गेन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो बेनिफिट उठा सकते हैं आवाम की जेबों से वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।